बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, पिछले लेक्चर के अंदर हम सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया और इसी के साथ ही हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिस्कस करते हुए डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उनको डिस्कस कर लिया है। अब इस आगे आने वाले लेक्चर में हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सॉलिड्स को कंडक्टिविटी की बेस के ऊपर, करंट के फ्लो करने की सलाहियत की बेस के ऊपर हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमें एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिसका नाम है एनर्जी बैंड थ्योरी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी को और इसी के साथ ही सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन को, जो कि एनर्जी बैंड थ्योरी की बुनियाद पर बनाई जा सकती हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी दरअसल है क्या कि ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है कि जिसके ज़रिए हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एटम के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि एक एटम जो है वो बुनियादी तौर पर किस तरह से कंप्राइज होता है। अगर हम एटम को देखें तो हमें पता है कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट, हैवियर पार्ट होता है, जिसमें 99.9% मैस जो है कॉन्सेंट्रेटेड होता है किसी भी एटम का, तो उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो एंटिटीज़ पाई जाती हैं, एक को प्रोटॉन कहते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। जबकि इस न्यूक्लियस के गिर्द जो रीजन है, जो एरिया है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सेंट्रल न्यूक्लियाई के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने ख़ास पाथ के ऊपर, रास्तों के ऊपर घूम रहे हैं। इन एटम्स की इलेक्ट्रॉन के इस कन्फिग्रेशन को देखने के लिए अगर हम गौर करें कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है, अगर आप यहाँ पे इस वीडियो में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। साथ ही साथ चूँकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की वजह से यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी होगी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मौजूद है। इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम बोहर के प्लैनेटरी मॉडल को डिस्कस करते हैं। बोहर का प्लैनेटरी मॉडल ये कहता है कि किसी भी न्यूक्लियाई के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्टन पाथ के ऊपर मूव करता है और इस मोशन के दौरान ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कहीं से और ना ही वो रेडिएट कर रहा है, ना ही वो एनर्जी लूज़ कर रहा है, ना ही वो गेन कर रहा है। और ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव क्यों कर रहा है, इसकी वजह क्या है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है। तो इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स दरअसल मिलती है पॉजिटिव न्यूक्लियाई और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन की फोर्स से, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ये बुनियादी स्ट्रक्चर है किसी भी एटम के लिए। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो इसका मतलब इस न्यूक्लियाई के गिर्द इलेक्ट्रॉन के घूमने के जो रास्ते होंगे वो भी मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, और वो उसी हिसाब से लोकेट करेगा अपने आप को एक न्यूक्लियाई के गिर्द। ये जो सर्टन पाथ हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ख़ास रास्तों पे ही घूम सकता है। ये इसका हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं पे भी अब घूमता रहे उस न्यूक्लियाई के गिर्द, बल्कि बोहर का मॉडल, जिसको आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्टन पाथ के ऊपर ही मूव कर सकते हैं, उसके अलावा मूव नहीं कर सकते। ये जो पाथ होगा जहाँ पर सर्टन एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है एक न्यूक्लियाई के गिर्द, इसे हम नाम देते हैं एनर्जी लेवल का। मिसाल के तौर पे सामने किस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रल पार्ट जो ब्लैक डॉट की शक्ल में आपको दिखाया गया है, न्यूक्लियाई दिखाया गया है, इसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक पहला रास्ता दिखाया गया है, शेल दिखाया गया है, जिसको हम के शेल कहते हैं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा। इसी तरह से एल है, एम है और एन शेल है। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसे हम वैलेंस शेल का नाम देते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर जो एन शेल है इस एटम के लिए, ये हमारे पास कहलाएगा यहाँ पर वैलेंस शेल।
सो वैलेंस शेल को क्या डिफाइन करेंगे, दैट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल एंड द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिजाइड करेगा इसको हम उस वीडियो में देख चुके हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, उसी एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। जितनी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही वो न्यूक्लियाई की ग्रिफ्ट से दूर रहेगा। ये ऐसे ही है, इसको ऐसे समझिए कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक रबड़ का बैंड हो और उसके साथ आप दो मैसेज बांधें, एक हल्का हो दूसरा भारी हो। अब देखो जब आप उस रबड़ बैंड को घुमाओगे उन पत्थरों के साथ, तो आप देखेंगे जो हैवियर मैस है उसका सर्कल ज़्यादा बड़ा बनेगा, जबकि जो स्मॉलर मैस है उसका सर्कल कम बनेगा। इसी की रिजेम्बलेंस एनालॉजी को बिल्ड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज़्यादा पोजेस करेगा वो उतना ही दूर घूम रहा होगा एक न्यूक्लियाई के। ये जो रास्ते हैं इनकी एनर्जी भी दरअसल इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से रिलेटेड है। जो हम न्यूक्लियाई से दूर जाते जाएंगे, इससे अवे जाते जाएंगे, तो हमारे पास जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। हम कहेंगे कि जो एनर्जी शेल्स हैं या जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है वाइल मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई। इसी को आप इस दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं जहाँ पे दिखाया गया है कि जो आप न्यूक्लियाई से दूर जाते जा रहे हो तो आपके पास जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब ये जो पिछली सारी डिस्कशन हमने की है, जहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक अलग एटम है, एक अकेला अलग थलग सा एटम है, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड एटम। अब सपोज करो अगर दो न्यूक्लियाई या दो एटम आपस में करीब आए तब क्या होगा। मिसाल के तौर पे जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोज करो ये मेरे पास अगर हाइड्रोजन का एटम है तो इसका मतलब सेंटर में इसके एक पॉजिटिव प्रोटॉन मौजूद होगा, यानी इसका एक न्यूक्लियाई मौजूद होगा, और जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लेट्स से इसको मैं एटम ए का नाम दे देता हूँ और इसी तरह से ये जो दूसरा एटम है इसको बी का नाम दे देता हूँ। दोनों के दोनों ही हाइड्रोजन के एटम हैं। जब ये करीब आते हैं तब क्या होता है, जब कोई सी भी न्यूक्लियाई करीब आते हैं यानी वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो उनके इंडिविजुअल डिस्क्रीट वाजे एक ही वैल्यू वाले एनर्जी लेवल थे अब वो स्प्लिट हो जाएंगे। आप इसी डायग्राम को अगर जहाँ पे देखें, अब देखो यही दो न्यूक्लियाई के लिए जो इनका एक एनर्जी शेल था वो अब दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। अब ये हमें कैसे पता चलता है, देखिए दरअसल जब भी एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो वो अपनी एनर्जी को डेसिपेट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, इसका मतलब उनकी एनर्जी डिक्रीज़ होती है नॉर्मली। अब यहाँ पर दरअसल जहाँ पर क्वांटम फिजिक्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे आप एक साई फंक्शन को पढ़ते हो जिसको एक वेव फंक्शन कहा जाता है, जिसको आप हायर सेक्शन में जाके पढ़ोगे, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना याद रख लें कि सपोज करें अगर इस एटम ए के लिए जो आउटर मोस्ट एनर्जी है वो E0 है। फॉर एग्जांपल अगर ये हाइड्रोजन का एटम है तो इस केस में ये एनर्जी हमारे पास होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसी तरह से सेम एनर्जी इस दूसरे शेल के लिए भी होगी जो कि दूसरे न्यूक्लियाई का है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ज़रिए हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि जब दो एटम्स आपस में क्लोज आएंगे, बॉन्ड क्रिएट करेंगे, तो इनकी जो एनर्जी लेवल है उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं। एक कि जिसमें कुछ वैल्यू आपके पास ओरिजिनल वैल्यू के साथ इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी जिसमें ओरिजिनल वैल्यू से डिक्रीज़ आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर इनको ऑर्बिटल्स के केस में कहूँ तो जो पहला इसका इलेक्ट्रॉन है इस ए एटम के लिए, तो इसको 1s ऑर्बिट के अंदर अप स्पिन से दिखाया गया है। अब यहाँ पे स्पिन को भी फर्दर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप केमिस्ट्री में डिस्कस करोगे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है और किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर डिस्कस करता है। फिलहाल इतना याद रखें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अप स्पिन के साथ इस ए एटम में मौजूद था, एक दूसरे एटम के लिए हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है जो ये भी अप स्पिन के साथ मौजूद है पहले ऑर्बिटल के अंदर। जब ये करीब आए तो हमने कहा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें ये बताती है कि जो एनर्जी लेवल है, जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल थे, अब ये दो हिस्सों में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट अप हो जाएंगे। एक वो हिस्सा कि जिसमें एनर्जी पहले से कुछ ज़्यादा हो जाएगी, एक वो हिस्सा जिसमें एनर्जी पहले से कुछ कम हो जाएगी। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इन दो स्टेट में से, इन दो एनर्जी लेवल में से किसी भी जगह पर रह सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस ब्लू कलर की दिखाए गए रास्ते पे मूव कर सकता है, दूसरा इस ऑलमोस्ट ग्रे कलर के रास्ते पे मूव कर सकता है। तो इस तरह से हमें यहाँ से ये बात समझ में आई कि जब भी एटम्स आपस में क्लोज आते हैं तो उनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं इनटू
सब एनर्जी लेवल्स। सो इन्हें हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स का। सो क्या है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल और ये क्या कहता है? दैट व्हेन एटम्स कम क्लोजर देयर एनर्जी लेवल स्प्लिट्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द नेबरिंग एटम। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये नेबरिंग फोर्सेस के जरिए कैसे स्प्लिट अप हो रहा है। देखो, अगर मैं सिर्फ एक एटम की बात करता तो उस वक्त क्या था कि एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था और इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन जब दो एटम क्लोज आएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन पर ये दूसरा नेबरिंग न्यूक्लियाई भी क्या करेगा, ये भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये दूसरा न्यूक्लियाई क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये जो न्यूक्लियाई है इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन जिस एक रास्ते पे घूम रहा था, अब मल्टीपल फोर्सेस की वजह से वो इस रास्ते से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है या इस रास्ते से थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से ही हमारे पास दरअसल ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये सब एनर्जी लेवल में स्प्लिट अप हो जाते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें, मिसाल के तौर पे जैसे ज़मीनों के अंदर पगडंडी होती है जिसको हम सराइकी में बन्ना कहते हैं। अगर 2-3 बन्नों को या उन पगडंडियों को आपस में मिलाएं तो वो एक रोड बन जाएगा। अब उस रोड के ऊपर कहीं से भी आप गुजर सकते हैं। सेम इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब नेबरिंग एटम्स क्लोज आएंगे तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से यही जो रास्ता है इलेक्ट्रॉन का, अब वो एक्सपैंड हो जाएगा, छोटे छोटे फर्दर एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर तो यहाँ पर जैसे 2 एटम्स थे तो आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी लेवल है वो भी 2 हिस्सों में ही स्प्लिट अप हुआ है। अगर यहाँ पर एटम हमारे पास 2 की बजाय 3 होते तो फिर यही एनर्जी लेवल 3 हिस्सों में स्प्लिट अप हो जाता। अगर 4 होते 4 में स्प्लिट अप हो जाता। सो इन जनरल मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर n नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो उन सभी के जो एनर्जी लेवल या जो शेल्स हैं वो n नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाएंगे। सो अभी तक इस सारे डिस्कशन से हमें 2 चीज़ें समझ में आई हैं। एक कि जब एटम आइसोलेटेड होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही रास्ते पर घूम सकता है, उसके अलावा कहीं पे मौजूद नहीं रह सकता। ये जो रास्ता है इस आइसोलेटेड डिस्क्रीट एटम के लिए, इसे हम नाम देते हैं एनर्जी लेवल का। और जब ग्रुप ऑफ एटम आपस में क्लोजर आएंगे तो यही एनर्जी लेवल जो है वो फर्दर छोटी छोटी एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट अप हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं एनर्जी बैंड का। सॉरी। सो एनर्जी लेवल क्या हुआ? दैट इज द एनर्जी लेवल रेफर to the discrete energy states that an electron can occupy in an isolated atom, while the energy band refer to the ranges of the energy that electrons can have in a solid form due to the overlap of the atomic orbitals. अब यहाँ पर हमें यहाँ तक ये बात समझ में आ चुकी है कि जो ग्रुप ऑफ एनर्जी स्टेट्स होगा वो मिलकर एक बैंड बनाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बैंड किस तरह के होंगे। इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम पे गौर करें। अब यहाँ पे बजाय सर्कुलर शेप बनाने के इसी को मैंने इस एनर्जी की शक्ल में दिखा दिया। जैसे कि आपने पीछे देखा कि मान लो कि अगर ये सेंट्रल न्यूक्लियाई का हिस्सा है तो जो आप इससे अवे जाते जा रहे हो तो इसका मतलब आपके पास जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देखो, वैलेंस शेल को हमने पढ़ा था कि जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। अब जब भी नेबरिंग एटम करीब में आएंगे तो वही जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है वो सब एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाएगा। उन सारी एनर्जी लेवल को मिला के अब हम नाम देंगे वैलेंस बैंड का। जब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद है इसका मतलब वो अपने न्यूक्लियाई की गिरफ्त में मौजूद है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर जब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मौजूद होगा तो इसका मतलब ये है कि वो एक ही न्यूक्लियाई के साथ बाउंड होगा और वो उससे बाहर नहीं जा सकता। अगर आप किसी तरह से उसको एनर्जी दे दें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, आप इसको कोई थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो थर्मल एनर्जी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से चूँकि आप इसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो ये इस वैलेंस बैंड को लीव करके ऊपर वाली किसी एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ये जो ग्रुप ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रहेगा इसे हम नाम देते हैं कंडक्शन बैंड का, और जहाँ पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होगा वो कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप गौर करें तो इस कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो एनर्जी लेवल्स ही हैं, लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता, यानी अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो जंप करके दूसरे हिस्से तक पहुँच सके, उससे कम है, मिसाल के तौर पे आपने उसको इतनी एनर्जी दी कि वो जहाँ तक आ सकता था, तो क्या होगा, ये जहाँ पे रिजाइड नहीं कर सकता, ये दोबारा से क्या होगा, वापस
फॉल बैक कर जाएगा। तो ये जो ग्रुप ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता, इसे हम नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप का, या सिंपल हम इसको नाम देते हैं एनर्जी गैप का। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि बैंड्स जो हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक वैलेंस बैंड, सो ग्रुप ऑफ द एनर्जी लेवल इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। दूसरा कंडक्शन बैंड, द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज हायर देन द वैलेंस बैंड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस बात को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर क्या मुराद है। और तीसरा हमारे पास एनर्जी गैप है, विच इज़ द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स वेयर नो इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड। अब इसी थ्योरी को बेस बनाते हुए हम सॉलिड्स को 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो सॉलिड्स कि जो करंट को पास करने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें नाम देंगे कंडक्टर्स का। दूसरे वो कि जिन पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें और वो करंट को ना फ्लो करने दें, उन्हें हम नाम देते हैं इंसुलेटर्स। और तीसरे हैं सेमीकंडक्टर्स, जिनकी जो कंडक्टिविटी है, जो करंट को पास करने की सलाहियत है, वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बैन होती है। इन तीनों को हम इसी एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंसुलेटर्स को। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफाइन किया कि इंसुलेटर्स दरअसल हमारे पास वो सॉलिड्स हैं कि जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब ये करंट फ्लो क्यों नहीं करता, ज़रा इस बात को समझें। देखो, इंसुलेटर्स यानी कुछ सॉलिड्स ऐसे होंगे कि जिनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे वैलेंस बैंड में मौजूद होंगे, और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी होगा। सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, क्योंकि माउस से लिखना पड़ रहा है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप मेरे अल्फाज पे गौर करेंगे। तो कंडक्शन बैंड इस केस में एम्प्टी होगा। इसका मतलब कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो न्यूक्लियस की गिरफ्त से आज़ाद हो और हायर एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करे। इसका मतलब कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा। और चूंकि कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। और इंसुलेटर्स के केस में जो एनर्जी गैप होगा, यानी जो एनर्जीज़ का डिफरेंस होगा, कौन सी एनर्जीज़ का डिफरेंस, जो कंडक्शन बैंड की सबसे लीस्ट एनर्जी वाली वैल्यू है और जो वैलेंस बैंड है उसकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाली वैल्यूज़, इन दोनों एनर्जीज़ का जो डिफरेंस है वही दरअसल हमारे पास बैंड गैप या एनर्जी गैप कहलाता है। तो इनमें एक लार्ज एनर्जी गैप मौजूद रहेगा। अब ये लार्ज एनर्जी गैप की वजह से होगा क्या, मिसाल के तौर पे अगर आप इसको थर्मल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आप इनको हीट करते हैं इस सॉलिड को, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी दे के आप चाहते हो कि वो कंडक्शन बैंड में चला जाए। इन केस में, इंसुलेटर्स के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, यानी आप थर्मल एनर्जी दे के उनको कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये एनर्जी गैप इतना लार्ज होता है कि जो आप इसकी एनर्जी प्रोवाइड करते जाओगे तो बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो सॉलिड नहीं रहेगा बल्कि वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा। और फिर वो चूँकि सॉलिड रहा ही नहीं, उसको हम कैटेगराइज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम उस सॉलिड की हद तक तो उसको नाम देंगे ये क्या है, इंसुलेटर है। हाँ, अलबत्ता बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी दे देंगे तो वो प्लाज्मा की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। लेकिन इंसुलेटर तक हम ये कह सकते हैं कि इनमें लार्ज एनर्जी गैप होगा, कंडक्शन बैंड इनमें एम्प्टी रहेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर रहेंगे। तो ऐसे सॉलिड्स को हम नाम देते हैं इंसुलेटर्स का। सेकंड है हमारे पास कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स हैं इनमें वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग होती है। अब ये ओवरलैपिंग दरअसल क्यों होती है? नॉर्मली अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है, यानी एटम बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इस बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग की वजह से जो एनर्जी लेवल हैं वो डिस्क्रीट नहीं रहते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बैक वक्त जो हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड में रहेंगे, जो लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस बैंड में रहेंगे। यानी एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी मौजूद हैं और वैलेंस बैंड में भी मौजूद हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर्स के केस में हमारे पास कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड होगा, वैलेंस बैंड भी पार्शली फिल्ड होगा, और जहाँ पर कोई एनर्जी गैप मौजूद नहीं है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम नाम देते हैं कंडक्टर्स का। सो देयर इज़ एन ओवरलैपिंग ऑफ द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड। इफ़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यानी आप ऐसे सॉलिड के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो,
आप उसको एक पॉजिटिव हाई पोटेंशियल और नेगेटिव लो पोटेंशियल अप्लाई करते हो, तो चूँकि यहाँ पर चार्ज कैरियर देखें कंडक्शन बैंड में मौजूद हैं, इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे उस सॉलिड्स के अंदर, तो हम कहेंगे यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। सो इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, करंट फ्लोज थ्रू द सॉलिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द चार्ज कैरियर, यानी कि कंडक्शन बैंड के अंदर जो चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। थर्मल वाइब्रेशन कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी। देखो अगर आप सपोज करो हीट अप कर देते हो इलेक्ट्रॉन को, जिसके पास एनर्जी कम थी वो वैलेंस बैंड में मौजूद थे, अब चूंकि यहाँ पर तो ओवरलैपिंग हो रही है, ज़रा सी एनर्जी दी ये कहाँ पे चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। जो ही कंडक्शन बैंड में गया तो ये तो न्यूक्लियस की ग्रिफ से आज़ाद हो गया, एक तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और अब ये करंट को कंडक्ट करेगा, यानी उस क्रिस्टल के अंदर ये आसानी से मूव कर सकता है। नाउ द थर्ड वन आर द सेमी कंडक्टर विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द सॉलिड्स, कि इनकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर नंबर 17 के अंदर, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ नो हाउ हम यहाँ पे इसकी बना लेंगे। सेमी कंडक्टर्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरी तरह कंडक्टर नहीं होते हैं, यानी इनकी जो कंडक्टिविटी है, करंट पास करने की जो सलाहियत है वो कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। और अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात करें, बहुत ही लो टेम्परेचर पे बात करें कि जहाँ पर थर्मल एनर्जी इनके पास बहुत कम होगी, तो लो टेम्परेचर के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी रहता है। इसका मतलब अगर हम लो टेम्परेचर पे बात करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लो टेम्परेचर के ऊपर ये कंडक्ट भी नहीं करेंगे, यानी ये बिहेव करेंगे एज एन इंसुलेटर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सपोज करो इसको आपने थर्मल एनर्जी दे दी, तो जो ही थर्मल एनर्जी दी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये जंप करके चला जाएगा हाई एनर्जी की वजह से कंडक्शन बैंड के अंदर। चूँकि जब ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे इसकी वैकेंसी क्रिएट होगी, एक होल क्रिएट हो जाएगी। जो वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इसको नाम देते हैं होल का, और इसको हम ट्रीट करते हैं पॉजिटिव चार्ज के तौर पर। अब इस हाई थर्मल एनर्जी की वजह से चूँकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया है, तो अब ये आसानी से करंट के फ्लो को बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब अब ये बिहेव करेगा कंडक्टर के तौर पे, और इनके दरमियान में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे भी जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। इस पूरे डिस्कशन को अगर हम इस कंपैरेटिव डायग्राम में देखें तो हमने अभी तक ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि जो इंसुलेटर्स हैं उनके दरमियान में लार्ज एनर्जी गैप होगा, वैलेंस बैंड उनका फुली फिल्ड होगा, कंडक्शन बैंड मुकम्मल तौर पे एम्प्टी रहेगा, और थर्मल एनर्जी बढ़ाकर हम किसी भी